आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन ऑफ ऑफर कब कंप्लीट होगा। आपको याद होगा कि एक्सेप्टेंस के बारे में पढ़ते वक्त हमने पढ़ा था कि पोस्टल कम्युनिकेशन के दौरान और इंस्टेंटेनियस मोड ऑफ कम्युनिकेशन के दौरान कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होगा। दोनों ही कंडीशंस में कम्युनिकेशन के कंप्लीशन के लिए दो सर्कमस्टांसेस के बीच कन्फ्यूज़न थी, जिसमें पहला था कि कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस तब कंप्लीट होगा जब लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस प्रपोजर यानी कि जिसने ऑफर दिया है उसके पास पहुंचेगा, या इंस्टेंटेनियस मोड ऑफ कम्युनिकेशन के लिए जब एक्सेप्टर की बात को जो प्रपोजर है वो फ़ोन पर सुन लेगा। और दूसरा था कि कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस तब कंप्लीट होगा जब लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस एक्सेप्टर पोस्ट कर देगा, या इंस्टेंटेनियस मोड ऑफ कम्युनिकेशन के लिए जब एक्सेप्टर बस अपने एक्सेप्टेंस को फ़ोन पर बोल देगा। तो यही क्वेश्चन अब कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन ऑफ ऑफर के कंप्लीशन के लिए भी अराइज होता है कि कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल कब कंप्लीट होगा। तब जब रिवोकेशन का लेटर एक्सेप्टर को मिल जाएगा, या फिर तब जब रिवोकेशन का लेटर प्रपोजर पोस्ट कर देगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर समझने के लिए हम हैंथॉर्न वर्सेस फ्रेजर की केस लॉ को समझेंगे, जिसमें इस क्वेश्चन का आंसर क्लियर किया गया था। इस केस के फैक्ट में डिफेंडेंट फ्रेजर एक बिल्डिंग सोसाइटी के सेक्रेटरी होते हैं। उन्होंने उस सोसाइटी के ऑफिस में 7 जुलाई को प्लेंटिफ हैंथॉर्न को नोट दिया, जिसमें उन्होंने प्लेंटिफ को उस बिल्डिंग की एक प्रॉपर्टी को 750 पाउंड्स में बेचने का ऑफ़र दिया। उस लेटर में डिफेंडेंट फ्रेजर ने प्लेंटिफ को उस ऑफ़र को एक्सेप्ट करने के लिए 14 डेज़ का टाइम दिया था। प्लेंटिफ एक दूसरे शहर में रहता था, तो वो उस ऑफ़र नोट के साथ वहीं चला जाता है। लेकिन अगली सुबह यानी 8 जुलाई को कोई और डिफेंडेंट को सेम प्रॉपर्टी 760 पाउंड्स में ख़रीदने का ऑफ़र देता है, जिसे डिफेंडेंट ने एक्सेप्ट कर लिया। और इसके बाद उसी दिन दोपहर 1 बजे के करीब डिफेंडेंट फ्रेजर ने अपना रिवोकेशन लेटर प्लेंटिफ को पोस्ट कर दिया। लेकिन उसी दिन 4 बजे के करीब प्लेंटिफ हैंथॉर्न ने अपना एक्सेप्टेंस लेटर भी पोस्ट कर दिया था। तो डिफेंडेंट के द्वारा भेजा गया रिवोकेशन लेटर प्लेंटिफ को करीब शाम 5:30 बजे तक मिल जाता है, और प्लेंटिफ के द्वारा भेजा गया एक्सेप्टेंस लेटर डिफेंडेंट को रात 8:30 बजे के करीब मिलता है। अब क्योंकि हमने पहले ही देखा कि जो रिवोकेशन लेटर है वो एक्सेप्टेंस लेटर से पहले भेजा गया था, तो इसलिए जो एक्सेप्टेंस का लेटर है वो डिफेंडेंट को रिसीव होने से पहले रिवोकेशन का लेटर प्लेंटिफ को मिल जाता है। लेकिन यहाँ ये भी बात है कि ये जो रिवोकेशन लेटर है वो प्लेंटिफ को अपना एक्सेप्टेंस लेटर पोस्ट करने के बाद मिलता है। अब क्योंकि प्लेंटिफ का एक्सेप्टेंस लेटर डिफेंडेंट को अपना रिवोकेशन पोस्ट करने के बाद मिलता है, तो वो प्लेंटिफ को एक और लेटर के ज़रिए बस बताता है कि उसने ये ऑफ़र पहले ही रिवोक कर दिया था, जिसके बाद प्लेंटिफ हैंथॉर्न ने डिफेंडेंट फ्रेजर के अगेंस्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए सूट फाइल कर दिया। इस केस में कोर्ट के सामने ये क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या यहाँ एक बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हुआ है, यानी इस ऑफ़र का एक्सेप्टेंस वैलिड है, या ऑफ़र को एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन कंप्लीट होने से पहले ही सक्सेसफुली रिवोक कर दिया गया था। ये एक इंग्लिश केस लॉ है, तो अगर हम इस सिचुएशन से जुड़े इंग्लिश रूल की बात करें तो एडम्स वर्सेस लिंडसेल के केस लॉ में हमने समझा था कि पोस्टल कम्युनिकेशन के वक्त एक्सेप्टेंस लेटर पोस्ट करने के साथ ही दोनों पार्टीज़ के लिए कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो जाता है और वहाँ एक बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो जाता है। तो इस केस का हेल्ड देते हुए लॉर्ड हर्शल ने इसी केस का रेफरेंस देते हुए कहा कि जैसे ही प्लेंटिफ ने अपना लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पोस्ट किया, वैसे ही यहाँ एक बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो चुका था। इसके आगे उन्होंने पोस्टल कम्युनिकेशन के वक्त कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन ऑफ ऑफर कब कंप्लीट होगा इसका आंसर देते हुए कहा कि अगर किसी पर्सन को कोई ऑफ़र दिया गया है तो उस पर्सन के लिए वो ऑफ़र तब तक एग्जिस्टिंग रहेगा जब तक कि उसे उस ऑफ़र के रिवोकेशन की नॉलेज ना हो जाए। यानी उनके अकॉर्डिंग ऑफ़र का रिवोकेशन तभी कंप्लीट होगा जब रिवोकेशन का लेटर एक्सेप्टर रिसीव कर लेता है, क्योंकि बिना लेटर मिले तो जो एक्सेप्टर है उसे उस रिवोकेशन की नॉलेज होगी नहीं।
और इसके आगे लॉर्ड हर्शल ने कहा कि क्योंकि रिवोकेशन का कम्युनिकेशन कंप्लीट होने से पहले, यानी रिवोकेशन का लेटर प्लेंटिफ को मिलने से पहले ही प्लेंटिफ ने अपना एक्सेप्टेंस लेटर पोस्ट कर दिया था, तो यहाँ एक बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो चुका था। इसलिए डिफेंडेंट के द्वारा भेजा गया रिवोकेशन का लेटर इनइफेक्चुअल था और इस तरह इस केस का जो हेल्ड है वो प्लेंटिफ के फेवर में होता है। यानी इस केस से ये कंक्लूजन निकलता है कि ऑफर के रिवोकेशन का कम्युनिकेशन तब कंप्लीट होगा जब उस रिवोकेशन की नॉलेज ऑफरी को हो जाएगी। और अगर इसे हम पोस्टल कम्युनिकेशन के कंडीशन में देखें तो रिवोकेशन लेटर जब ऑफरी रिसीव कर लेगा तब रिवोकेशन का कम्युनिकेशन कंप्लीट होगा। और अगर इसे हम इंस्टेंटेनियस मोड ऑफ कम्युनिकेशन के लिए देखें तो रिवोकेशन की बात जब ऑफरी सुन लेगा तब कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन ऑफ ऑफर कंप्लीट होगा। जैसा कि हमने बताया कि ये एक इंग्लिश केस लॉ था, इसका ये जो रूल है या फिर इसका ये जो हेल्ड है वो इंडिया में अप्लाई नहीं किया जा सकता। तो इसलिए अब हम रिवोकेशन ऑफ ऑफर का कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगा इसके लिए इंडियन लॉ को समझेंगे। इंडियन लॉ में इसके बारे में सेक्शन 4 जो कि कम्युनिकेशन व्हेन कंप्लीट के बारे में बात करता है, इसके पैरा 3 में बताया गया है। तो सेक्शन 4 का पैरा 3 कहता है कि जो पर्सन रिवोकेशन कर रहा है उसके अगेंस्ट कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन तब कंप्लीट होगा जब वो अपने रिवोकेशन को कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन में डाल दे, जिसके बाद वो रिवोकेशन जिसने बनाया है, फिर वो चाहे प्रपोजर हो या फिर प्रपोजी, उसके कंट्रोलिंग पावर से बाहर चला जाए। और ये रिवोकेशन जिस पर्सन के लिए बनाया गया है उसके अगेंस्ट कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन तब कंप्लीट होगा जब उस रिवोकेशन लेटर के बारे में उसे नॉलेज हो जाएगी। इसके लिए इस सेक्शन के इलस्ट्रेशन में दिया गया है कि ए ने बी को लेटर के ज़रिए एक घर बेचने का ऑफ़र दिया। अब इस ऑफ़र के बाद अगर ए अपने इस ऑफ़र को टेलीग्राम से रिवोक करता है तो ए के अगेंस्ट रिवोकेशन का कम्युनिकेशन तब कंप्लीट होगा जब उस टेलीग्राम को भेज दिया जाएगा, और बी के अगेंस्ट रिवोकेशन का कम्युनिकेशन तब कंप्लीट होगा जब बी उस टेलीग्राम को रिसीव कर लेगा। ये जो यहाँ बोला जा रहा है कि ए के अगेंस्ट या बी के अगेंस्ट रिवोकेशन के कम्युनिकेशन का कंप्लीट होना, इसका मतलब है कि जब ए यानी प्रपोजर के अगेंस्ट जब रिवोकेशन का कम्युनिकेशन कंप्लीट होगा तब ए अपने उस रिवोकेशन से बाउंड होगा। यानी अपना रिवोकेशन पोस्ट कर देने के बाद अगर ए को लगे कि नहीं, उसे अपना प्रपोजल रिवोक नहीं करना चाहिए था, तो उसे फिर से न्यू प्रपोजल देना होगा क्योंकि उसने अपने पहले प्रपोजल को रिवोक कर दिया है। और वहीं बी के अगेंस्ट कंप्लीट होने पर बी उस रिवोकेशन से बाउंड होगा, यानी उसके अगेंस्ट कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन कंप्लीट हो जाने के बाद अब बी उस प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। यानी बेसिकली अगर कहीं ये लिखा हो कि किसी के अगेंस्ट में रिवोकेशन का या एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन कंप्लीट हुआ है, तो इसका मतलब होता है कि वो पर्सन उस रिवोकेशन या एक्सेप्टेंस से बाउंड होगा। अब अगर इस पॉइंट पर हम इंग्लिश लॉ और इंडियन लॉ के बीच कंपैरिजन करें तो इंग्लिश लॉ के अकॉर्डिंग रिवोकेशन लेटर रिसीव हो जाने के बाद रिवोकेशन का कम्युनिकेशन कंप्लीट होगा, और सिमिलरली इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग भी रिवोकेशन का कम्युनिकेशन लेटर उसे रिसीव हो जाने के बाद ही कंप्लीट होगा जिसके लिए रिवोकेशन बनाया गया है। यानी कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन के मामले में इंग्लिश लॉ अपने पोस्टल कम्युनिकेशन के रूल को फॉलो नहीं करता, जिसे एडम्स वर्सेस लेंसेल के केस लॉ में कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस के कंप्लीशन को डिस्कस करते वक्त इस्टेब्लिश किया गया था। अगर हम इनके बीच का डिफरेंस देखें तो इंग्लिश लॉ के अकॉर्डिंग पोस्टल कम्युनिकेशन के वक्त जैसे ही लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पोस्ट हो जाता है वैसे ही एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाता है और दोनों पार्टीज़ अब कॉन्ट्रैक्ट से बाउंड होती हैं। लेकिन रिवोकेशन के कम्युनिकेशन में इंग्लिश लॉ के अकॉर्डिंग लेटर ऑफ रिवोकेशन पोस्ट करने पर केवल रिवोकेशन बनाने वाला पर्सन बाउंड होगा, दूसरी पार्टी रिवोकेशन से तब बाउंड होगी जब वो उस रिवोकेशन लेटर को रिसीव कर ले। यानी कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन में इंग्लिश लॉ अपने पोस्टल कम्युनिकेशन के रूल को नहीं मानती, लेकिन इंडियन लॉ में कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन और कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस का रूल सेम है। यानी इंडियन लॉ के अंडर पोस्टल कम्युनिकेशन के रूल एक्सेप्टेंस और रिवोकेशन दोनों पर अप्लाई होंगे।
इसलिए अगर कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल में अगर हमें इंग्लिश लॉ और इंडियन लॉ के बीच एक बेसिक डिफरेंस बताना हो तो हम कह सकते हैं कि इंडियन लॉ के अंडर कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन ऑफ ऑफर पोस्टल कम्युनिकेशन के रूल को फॉलो करता है और इंग्लिश लॉ के अंडर ये अपने पोस्टल कम्युनिकेशन के रूल को फॉलो नहीं करता। ये टॉपिक सेक्शन 6 क्लॉज 1 में मेंशन्ड नोटिस ऑफ रिवोकेशन के अंडर जिन 5 टॉपिक्स को डिस्कस करना था उनमें से फर्स्ट टॉपिक था। नेक्स्ट वीडियो में हम विड्रॉल बिफोर एक्सपायरी ऑफ फिक्स्ड पीरियड के बारे में समझेंगे जो इसका सेकेंड टॉपिक है। आई होप कि कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन ऑफ ऑफर कब कंप्लीट होगा ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको इससे जुड़ी कोई भी कंफ्यूजन है या फिर कोई भी क्वेश्चन है तो आप उसे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।